क्या आप जानते हैं कि भूटान साम्राज्य को दुनिया के सबसे अलग-थलग स्थलों में से एक माना जाता है? यह हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित एक पहाड़ी देश है जो अन्य देशों के साथ पहुंच और संचार में सीमित डालता है। लेकिन वे अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से खुद को अलग भी करते हैं। भूटान उन कुछ देशों में से एक है जहां आप आधुनिक संस्कृति का कम प्रभाव देख सकते हैं। 1974 जब भूटानी सरकार ने विदेशियों को देश में प्रवेश की अनुमति देना शुरू किया, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए और आज तक केवल कुछ ही देशों के भूटान के साथ राजनयिक संबंध हैं। यह इसे दुनिया के सबसे प्रामाणिक स्थानों में से एक बनाता है, क्योंकि यह अभी भी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, वास्तुकला और पैतृक समाज को बरकरार रखता है। भूटान वास्तव में एक अनोखा देश है। भूटान में सफलता सकल घरेलू उत्पाद से नहीं, बल्कि खुशी से मापी जाती है। वे सकल राष्ट्रीय खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इस विचार पर आधारित है कि किसी देश की असली संपत्ति धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके लोगों की भलाई और खुशी में पाई जाती है। उनके पास एक खुशी मंत्री भी है, जिसका कार्य जनसंख्या की भलाई को बढ़ावा देना और प्राप्त करना है। भूटान के राजा ने कई मौकों पर कहा है कि उनके लोगों की खुशी भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए भूटान पूंजीवाद से बहुत दूर है, जिसका अर्थ है कि उनके पास उच्च भौतिक संपदा नहीं है। हालांकि सांस्कृतिक रूप से वे आध्यात्मिक संपदा को अधिक महत्व देते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, वे बहुत अधिक विकसित हैं। 14,692 वर्ग मील और लगभग 800,000 लोगों की आबादी वाला भूटान दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। भूटानी लोगों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है, उनमें आध्यात्मिकता विकसित है और वे स्वास्थ्य और पर्यावरण की देखभाल को बहुत महत्व देते हैं। यह कार्बन नकारात्मक होने वाला पहला देश है, जिसका अर्थ यह है कि यह जितना उत्सर्जित करता है, उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। साथ ही, यह दुनिया का एकमात्र देश है जहां तंबाकू की बिक्री और उत्पादन प्रतिबंधित है। भूटान कुछ समय पहले तक अलग-थलग रहा है। यह 1960 के दशक से दुनिया के लिए खुलना शुरू हुआ। भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक के शासनकाल के दौरान, जब देश ने अपनी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध विकसित करने के लिए आधुनिकीकरण प्रक्रिया शुरू की। हालांकि शुरू में प्रतिबंध बहुत सख्त थे। 1974 में भूटान ने सीमित संख्या में विदेशी पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रतिबंधात्मक पर्यटन नीति को उच्च मूल्य, कम प्रभाव पर्यटन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य विकास के वित्त पोषण और अपने नागरिकों के जीवन में सुधार के लिए आय उत्पन्न करते हुए भूटान के पर्यावरण, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है। इसके अलावा, भूटान ने 1949 में भारत जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और 1971 में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो गया, जिसने देश को दुनिया के लिए खोलने में भी योगदान दिया। देश में इंटरनेट है, जिसका प्रभाव अनिवार्य रूप से आबादी पर पड़ता है। हालांकि भूटान अन्य देशों से अपेक्षाकृत अलग-थलग और दूर है। एक तथ्य यह है कि वर्तमान में इसके केवल ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बेल्जियम, बांग्लादेश, कुवैत, भारत, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में दूतावास या वाणिज्य दूतावास हैं। उन्होंने संघर्षों और राजनीतिक गठबंधनों में शामिल होने से बचते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता की नीति बनाए रखी है। पुर्तगाली जेसुइट्स एस्टेवाओ कैसेला और जोआओ कैब्राल 1627 में भूटान पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे, जब उन्होंने तिब्बत से यात्रा की और भारत के लिए मार्ग की खोज करते हुए डजोंगरी दर्रे के माध्यम से भूटान में प्रवेश किया। इन मिशनरियों ने क्षेत्र के नेता झाबद्रुंग गवांग नामग्याल से मुलाकात की और भारत की अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कई महीनों तक भूटान में रहे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भूटान और यूरोपीय लोगों के बीच, विशेषकर अंग्रेजों के साथ, जो उस समय भारत पर शासन करते थे, कुछ बातचीत हुई थी। 1774 में ब्रिटिश जॉर्ज बोगल को औपचारिक संबंध स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दूत के रूप में भूटान भेजा गया था। वह सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा और भूटानी लोगों के साथ अपनी मुठभेड़ों के विस्तृत रिकॉर्ड छोड़े। दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में भूटान में मास मीडिया काफी देर से पहुंचा। यह 1999 में था जब सरकार ने अंततः टेलीविजन और इंटरनेट के उपयोग की अनुमति दी, जो देश को आधुनिक बनाने और इसकी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास के हिस्से के रूप में किया गया था। इसी तरह यह 1988 में रेडियो शुरू करने वाला आखिरी देश था। इस खुलेपन के बावजूद, सरकार ने सामग्री पर कुछ नियंत्रण बनाए रखा है, विशुद्ध रूप से व्यावसायिक या मनोरंजन सामग्री के बजाय शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। दुनिया से इस अलगाव के कारण रेडियो और टेलीविजन आने तक भूटानियों को यह नहीं पता था कि मारिजुआना पौधे का सेवन किया जा सकता है। इससे पहले कि वे इसकी खोज करते,
स्थानीय लोगों ने इसे एकत्र किया और स्वरों को देने के लिए तैयार किया। वर्तमान में यह अवैध है और इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। 1961 तक यहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं थीं और यात्रा करने का एकमात्र रास्ता पैदल या घोड़े पर था। आज परिवहन के सबसे सामान्य रूप निजी वाहन, टैक्सियां और बसें हैं। ये मुख्य शहरों को जोड़ते हैं। हवाई परिवहन के लिए पूरे देश में 4 हवाई अड्डे हैं, हालांकि उड़ानें सीमित हैं। अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में पहाड़ी भूगोल और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण 3 मुख्य विकल्प हैं: पैदल चलना, घुड़सवारी और याक की सवारी। साथ ही यह उन कुछ देशों में से एक है जहां कोई ट्रेन या रेलवे नहीं है। भूटान में आधुनिक डाक सेवा 1962 में स्थापित की गई थी। इससे पहले पैदल दूतों के माध्यम से एक अल्प विकसित संदेश प्रणाली थी जो देश के जिलों और कस्बों के बीच महत्वपूर्ण संदेश और पैकेज पहुंचाते थे। आधुनिक डाक सेवा के आगमन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में डाक टिकट और डाकघर लागू किए गए, जिससे संचार और वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में सुधार हुआ। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अधिकांश पर्यटकों के लिए देश का मुख्य प्रवेश द्वार है। 7,333 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। नीचे उतरने पर पायलट को पहाड़ों के बीच जिगजैग करना पड़ता है, कभी-कभी प्रक्षेप पथ को सही करना पड़ता है और केवल 3,937 फीट के रनवे पर जल्दी से उतरना पड़ता है। लैंडिंग केवल दिन के दौरान की जा सकती है और यदि बादल हो या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति हो तो उड़ान को डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यह अनुभवी पायलटों द्वारा डिजाइन की गई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मैन्युअल रूप से किया जाता है। दुनिया भर में केवल कुछ ही पायलट इस हवाई अड्डे पर उतरने के लिए योग्य हैं। 2 राष्ट्रीय एयरलाइंस, ड्रुक एयर और भूटान एयरलाइंस, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती हैं। भूटान के राजाओं ने 1907 में राजशाही के निर्माण के बाद से शासन किया है, जब सर उग्यन वांगचुक को पहले ड्रैगन राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। तब से राजशाही एक ही परिवार की 5 पीढ़ियों से चली आ रही है। वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, जिसने उन्हें शासन की अपनी शैली में परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करने की अनुमति दी है। उनकी पत्नी जेटसन पेमा वांगचुक ड्रैगन क्वीन भूटान की रानी पत्नी है। वह अपनी सुंदरता, कला, पेंटिंग और बास्केटबॉल में रुचि के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई की। वह और राजा 2 बेटों, क्राउन प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक और प्रिंस उग्यन वांगचुक के माता-पिता हैं। 2008 में संविधान को मंजूरी दी गई और भूटान बौद्ध दर्शन, मानवाधिकार और अन्य आधुनिक संविधानों के आधार पर एक पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। हालांकि राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं, फिर भी वह भूटान में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। वह राज्य का प्रमुख होता है जो सरकार और कानून के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह भूटानी लोगों के कल्याण और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उसके पास पूर्ण शक्तियां नहीं हैं और उसे संविधान में निर्धारित कानूनों और विनियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। भूटान में मानव जाति द्वारा निर्मित आश्चर्यों में से एक है टाइगर्स नेस्ट या तख्तसांग पालफुक मठ, जो समुद्र तल से 11,483 फीट ऊपर पारो घाटी में एक चट्टान पर स्थित है। यह भूटान में सबसे पवित्र और पूजनीय स्थानों में से एक है। भूटानी तीर्थयात्रियों और यात्रियों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई, जब माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, ने भूटान और तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। वर्तमान परिसर 17वीं शताब्दी में उस गुफा के आसपास बनाया गया था जहां रिनपोचे ने ध्यान किया था। इसमें कई परस्पर जुड़े हुए मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें चट्टान में नक्काशीदार संकीर्ण मार्ग और सीढ़ियां हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो थिम्पूचू नदी की घाटी में स्थित है। समुद्र तल से 7,657 फीट की ऊंचाई के साथ यह दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है। यह दुनिया की एकमात्र राजधानी है जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है। ट्रैफिक अधिकारी प्रमुख चौराहों पर बूथों से वाहनों के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। दरअसल पूरे देश में ट्रैफिक लाइटें नहीं हैं। देश की राजधानी होने के बावजूद थिम्पू में शांत और शांत वातावरण है। इसकी इमारतें पारंपरिक भूटानी स्थापत्य शैली का अनुसरण करती हैं, जिसमें से एक ऐतिहासिक स्थल ताशिचोत्जोंग है, जो एक मठ किला है जिसमें राजा के कार्यालय और भूटान के आध्यात्मिक नेता जे खेनपो का ग्रीष्मकालीन निवास है। राजधानी बुद्ध डोरडेन्मा का भी घर है,
जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक विशाल बुद्ध प्रतिमा है जो 169 फीट ऊंची है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। अन्य भूटानी इलाकों में पारो अपने किले और मठों के लिए जाना जाता है, जैसे कि पारो दजोंग और टाइगर्स नेस्ट, फुंटशोलिंग जहां भारत के साथ सीमा पार करने वालों में से एक स्थित है, पुनाखा, ग्रेट हैप्पीनेस का महल, जकार, भूटान के मध्य में और जम्बे लखांग ग्रुप जैसे धार्मिक त्योहारों की मेजबानी, और ट्रोंगसा, शाही परिवार, वांगचुक राजवंश का जन्मस्थान। भूटान में बहुसंख्यक धर्म महायान या वज्रयान बौद्ध धर्म है, जिसका पालन 85% आबादी करती है। यह बौद्ध धर्म का एक अनोखा और गूढ़ रूप है जो मुख्य रूप से तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भूटानी अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से, पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा, मंत्रों का पाठ या प्रार्थना झंडे का उपयोग, जिन्हें पूरे देश में लहराते हुए देखा जा सकता है। इन रंगीन झंडों पर प्रार्थनाएं और मंत्र अंकित हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये हवा द्वारा पर्यावरण और इसमें रहने वाले लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जे खेम्पो भूटान में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक नेता हैं, एक अत्यधिक सम्मानित और सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें सभी बुद्धों और बोधिसत्वों के ज्ञान और करुणा का अवतार माना जाता है, जो न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। वह राजा और सरकार को धार्मिक और नैतिक मामलों पर सलाह देते हैं। उन्हें भूटान के सबसे विद्वान और सदाचारी भिक्षुओं में से चुने गए राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है। भूटानी भिक्षुओं की जीवन शैली पश्चिमी या पूंजीवादी देशों की आधुनिक जीवन शैली से बहुत दूर है। भिक्षु अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यास और अध्ययन के लिए समर्पित करते हैं। वे 6 या 7 साल की उम्र में मठवासी जीवन में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। भूटान में 8 प्रमुख मठ और लगभग 200 छोटे मठ और भिक्षुणी विहार हैं, जिनमें लगभग 12,000 भिक्षु और 5,000 नन हैं। भूटानी भिक्षु एक सरल हालांकि अनुशासित जीवन जीते हैं। वे दर्शन, साहित्य, इतिहास, जप और अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं, शारीरिक श्रम में संलग्न होते हैं, ध्यान और प्रार्थना मौलिक हैं, जो उन्हें आत्मनियंत्रण, करुणा और ज्ञान विकसित करने की अनुमति देते हैं। सिर मुंडवाना सामान्य जीवन और सामाजिक परंपराओं से बाहर के त्याग का प्रतीक है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, हालांकि कुल मिलाकर लगभग 20 भाषाएं हैं और पूरे क्षेत्र में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। हेलो का अर्थ है कुजुजांगपो, आप कैसे हैं, क्या गाडेबेजुई, और धन्यवाद कैडरिन छे है। अधिक विनम्र और औपचारिक तरीके के लिए शब्दों या अभिव्यक्तियों के अंत में ला जोड़ा जाता है। भूटान में जानवरों के प्रति सम्मान बौद्ध धर्म की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया पर जोर देता है। बूचड़खानों सहित मानव उपभोग के लिए जानवरों की हत्या निषिद्ध है, और यदि कोई मांस खाना चाहता है तो उसे भारत जैसे पड़ोसी देशों से आयात करना होगा। बौद्धों के रूप में यह उम्मीद की जाएगी कि अधिकांश भूटानी शाकाहारी हैं। इसी तरह भूटान की अधिकांश आबादी पारंपरिक कृषि जीवन शैली अपनाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। याक और गाय जैसे जानवर रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूटान की संरक्षण नीतियां दुनिया की सबसे सख्त संरक्षण नीतियों में से एक है। इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा वांगचुक सेंटिनियल पार्क है, जो 1931 वर्ग मील में फैला है। भूटान के संविधान के अनुसार उसके क्षेत्र का कम से कम 60% हर समय वनों से भरा रहना चाहिए, जिससे जानवरों के आवास को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने में मदद मिलती है। भूटानी क्षेत्र में रहने वाले कुछ जानवर हैं मलायन विशाल गिलहरी, बंगाल टाइगर, लाल पांडा और हिम तेंदुआ है। उत्तरार्ध उच्चतम और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में 9,842 और 13,123 फीट की ऊंचाई पर अत्यधिक और ठंडी परिस्थितियों में रहता है। अपनी कम आबादी, मायावी स्वभाव, शर्मीलेपन और छिपने की क्षमता के कारण हिम तेंदुए को पहचानना सबसे कठिन है। भूटानी महिलाओं की समाज में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वे पारंपरिक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेती है। भूटानी समाज में मात्र सत्तात्मक विरासत है, अर्थात संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति पारित हो जाती है। महिला वंश के माध्यम से महिलाओं को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्रदान की गई। दैनिक जीवन में महिलाएं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे आमतौर पर कृषि कार्यों और घर की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाएं पेशेवर और तकनीकी पदों पर कार्यबल में शामिल हो रही हैं। हालांकि भूटान में प्रेम विवाह अधिक आम होते जा रहे हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित विवाह अभी भी मौजूद हैं, विशेषकर ग्रामीण समुदायों में।
माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश में पहल करते हैं और जोड़ों की अनुकूलता निर्धारित करने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेते हैं। विवाहों में पुरुष घर के कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं, अक्सर खाना बनाते हैं और परंपरागत रूप से वे कपड़े बनाते हैं। बहुविवाह कानूनी है, हालांकि इसके मामले कम होते जा रहे हैं। अतीत में इसका प्रचलन अधिक था, विशेष रूप से कुलीन और धनी परिवारों में, लेकिन समय के साथ रीति रिवाज और दृष्टिकोण बदलते रहे हैं और आज यह एक दुर्लभ और स्वीकृत प्रथा नहीं है। बहुपतित्व, एक महिला जो कई पुरुषों से शादी करती है, ब्रोकपा जातीय समूह और उत्तर पश्चिमी भूटान की आबादी लिया में प्रचलित है। किसी भी मामले में यह एक ऐसी प्रथा है जो खत्म हो रही है क्योंकि नई पीढ़ियां अधिक उन्नत शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और अधिक आबादी वाले स्थानों पर जा रही हैं। भूटान में वयस्क साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है, लगभग 70% लोग साक्षर हैं, हालांकि 1980 के बाद से इसमें 20% की वृद्धि हुई है। युवा लोगों में यह बहुत अधिक है, लगभग 93%। यह दर्शाता है कि प्रगति हो रही है शिक्षा तक पहुंच। 26 किसी का अभिवादन करते समय भूटानी प्रार्थना की स्थिति में अपनी हथेलियों को अपनी छाती के पास जोड़ते हैं और एक छोटा सा धनुष बनाते हैं, जिसे नमस्ते या नमस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसे दूसरों का अभिवादन करने का एक सम्मानजनक तरीका माना जाता है। भूटानी नव वर्ष तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है और इसे लोसर के नाम से जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाश है जो चंद्र कैलेंडर की तारीखों के आधार पर जनवरी के अंत और मार्च की शुरुआत के बीच मनाया जाता है। यह लगभग 3 दिनों तक चलता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में उत्सव बढ़ भी सकता है। लोसर से पहले परिवार बुरी ऊर्जा को दूर करने और नए साल में अच्छे भाग्य को आकर्षित करने के लिए अपने घरों को अच्छी तरह से साफ करते हैं। लोसर के दौरान खपसे, तले हुए आटे की मिठाइयाँ और सुजा, मक्खन और नमक वाली चाय जैसे पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। भिक्षुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्थानीय मठों का दौरा किया जाता है। अधिकांश भूटानी अपनी सटीक जन्मतिथि का रिकॉर्ड नहीं रखते थे और न ही व्यक्तिगत जन्मदिन मनाते थे। ऐसा माना जाता है कि हर किसी का जन्मदिन भूटानी नव वर्ष का पहला दिन होता है। दूसरी ओर भूटान में अधिक सामूहिकतावादी संस्कृति है और वह व्यक्तिगत उपलब्धियों या उत्सवों को उतना महत्व नहीं देता है। हालांकि पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ भूटानी, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, अपनी वास्तविक जन्मतिथि पर व्यक्तिगत जन्मदिन मनाने की प्रथा को अपनाने लगे हैं। शाही और कुलीन वंशों को छोड़कर भूटान में नामों में उपनाम शामिल नहीं होता है। आमतौर पर बच्चों को जन्म के तुरंत बाद एक अनोखा नाम दिया जाता है, जिसमें अक्सर एक लामा शामिल होता है, जिसका आधार ज्योतिष, जन्मतिथि या उन गुणों और विशेषताओं जैसे कारकों पर होती है। ज्योतिष भूटानी संस्कृति और दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे निर्णय लेने, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने और पिछली घटनाओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। भूटानी भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र लामाओं और आध्यात्मिक शिक्षकों के पुनर्जन्म की पहचान को प्रभावित करता है। भूटानी पारंपरिक चिकित्सा का एक लंबा इतिहास है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती चिकित्सा और भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा से प्राप्त अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक चिकित्सक सामग्री तैयार करने और संग्रह करने तथा रोगों के उपचार में विशेषज्ञ होते हैं। इस चिकित्सा को इतना महत्व दिया जाता है कि तीसरे राजा ने पारंपरिक चिकित्सा संस्थान बनाया, जो आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करता है। भूटान में अपराध दर अपेक्षाकृत कम है, जिसका मुख्य कारण समुदाय, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूत भावना के साथ साथ सकल राष्ट्रीय खुशी का राष्ट्रीय दर्शन है। भूटान में सबसे आम अपराध आमतौर पर कम गंभीरता के होते हैं, जैसे चोरी, सेंधमारी, नशीली दवाओं का सेवन और घोटाले। हत्याएं और हमले जैसे हिंसक अपराध असामान्य हैं। ड्रुक भूटानी पौराणिक कथाओं का वज्र ड्रैगन है, जो छिपे हुए खजाने और ज्ञान का एक शक्तिशाली और उदार संरक्षक है, दैवीय सुरक्षा का प्रतीक है और भूटानी लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। यह भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर मौजूद है, जहां यह अपने पंजों में 4 रत्न या नौरबस धारण करता है, जो देश की संपत्ति, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। ऊपरी रंग राजा के नागरिक और धार्मिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे का नारंगी रंग बौद्ध धर्म, करुणा और भूटानी लोगों की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक वास्तुकला का प्रतिनिधित्व ज़ोंग्स द्वारा किया जाता है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में केंद्रीय भूमिका वाले स्मारक हैं। वे सैन्य दुर्गों, प्रशासनिक केंद्रों और बौद्ध मठों के अनूठे संयोजन वाले किले हैं, जो भूटान में धर्म, राजनीति और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं। सबसे प्रसिद्ध और देखे जाने वाले ज़ोंग में से एक पुनाखा ज़ोंग है, जिसे पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस के रूप में भी जाना जाता है,
जो फोछू और मोछू नदियों के संगम पर स्थित है। राष्ट्रीय फूल भूटान की नीली खसखस की एक प्रजाति है, जिसे वैज्ञानिक रूप से मेकोनोप्सिस गकीडियाना नाम दिया गया है, जो मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में 11,480 और 14,760 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन रेवेन है। भूटानी पौराणिक कथाओं में इस पक्षी को सुरक्षा का प्रतीक और देश का संरक्षक माना जाता है। रेवेन क्राउन भूटान के राजाओं द्वारा पहना जाने वाला आधिकारिक मुकुट है, जबकि रानियां फीनिक्स मुकुट का उपयोग करती हैं। टाकिन को देश का सबसे प्रतीकात्मक और विशिष्ट जानवर माना जाता है। किंवदंती के अनुसार इसे महान बौद्ध संत ड्रुक्पा कुनले, जिन्हें दिव्य पागल के रूप में जाना जाता है, ने एक बकरी के सिर को गाय के शरीर के साथ जोड़कर बनाया था। यह भूटान में एक संरक्षित प्रजाति है और थिम्पू के बाहरी इलाके में एक वन्यजीव अभयारण्य मोतीथांग ताकिन संरक्षित क्षेत्र में पाई जा सकती है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, जिसे स्थानीय रूप से धा के नाम से जाना जाता है, जिसे न केवल एक खेल गतिविधि के रूप में बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में भी देखा जाता है। इसकी अपनी विशेषताएं और नियम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अलग हैं। प्रतियोगिताएं बाहर आयोजित की जाती हैं। धनुष बांस के बने होते हैं, हालांकि आजकल आधुनिक मिश्रित धनुषों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ भूटानी यति के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जिसे स्थानीय तौर पर मिगोई के नाम से जाना जाता है। उन्हें देखना कठिन होने का स्पष्टीकरण यह है कि वे अलौकिक प्राणी हैं जो अदृश्य हो सकते हैं। कुछ कहानियों में यति वन्य जीवन और प्रकृति का सुरक्षात्मक संरक्षक है, जबकि अन्य में इसे एक दुष्ट और खतरनाक प्राणी माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यति को देखे जाने और उसके साथ मुठभेड़ के कई दावे किए गए हैं, हालांकि आज तक इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। सार्वजनिक स्थानों और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान पारंपरिक भूटानी पोशाक अनिवार्य है। पुरुष घो पहनते हैं, जो एक प्रकार का घुटने तक लंबा वस्त्र है, जबकि महिलाएं किरा पहनती हैं, जो एक लंबी आयताकार पोशाक है जो शरीर के चारों ओर लपेटी जाती है। चाम नृत्य भूटानी धार्मिक नृत्य हैं, जो त्सेचुस नामक बौद्ध त्योहारों पर मुखौटों और वेशभूषा के साथ किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्सव पारो त्सेचु महोत्सव है, जो रिनपुंग जोंग में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इन मुखौटों का आध्यात्मिक कार्य दर्शकों को शुद्ध करना और आशीर्वाद देना है। नर्तक आमतौर पर मठों में प्रशिक्षित भिक्षु या आम आदमी होते हैं, जो देवताओं, नायकों, राक्षसों और जानवरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विस्तृत वेशभूषा और मुखौटों का उपयोग करते हैं। यदि आप इस अद्भुत देश में जाते हैं, तो आप लगभग पारंपरिक भोजन खाने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ कोई फास्ट फूड श्रृंखला प्रतिष्ठान नहीं है, जो भूटान को सबसे कम अधिक वजन वाले लोगों वाले देशों में से एक होने में योगदान देता है। एमा दच्छी भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन है। इसमें हरी या लाल मिर्च, गाय या याक पनीर और कभी कभी प्याज और टमाटर के साथ एक मलाईदार और मसालेदार स्टू होता है। साथ ही साइड डिश के रूप में लाल या सफेद चावल होता है। शकम्पागो मांस, मिर्च और मूली है। भूटानी लाल चावल चावल की एक अनोखी किस्म है, जिसकी खेती भूटान में मुख्य रूप से पारो घाटी में की जाती है। इसका एक विशिष्ट लाल रंग है, जो मिट्टी की खनिज सामग्री के कारण होता है, जिसे खनिजों से भरपूर ग्लेशियर के पानी से सिंचित किया जाता है, जो इसे वह रंग और एक पौष्टिक और मिट्टी जैसा स्वाद देता है। आंशिक मिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से यह अपनी बाहरी चोकर परत को बरकरार रखता है, जिससे यह विटामिन, फाइबर और खनिजों से समृद्ध होता है और सफेद चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। पारंपरिक पेय में सुजा शामिल है, जो किण्वित काली चाय, नमक और मक्खन से बना है। आरा, किण्वित मक्का, चावल, गेहूं या जौ से आसुत एक मादक पेय। बंगचांग, चावल या जौ गेहूं से बना, पूर्वी भूटान का पारंपरिक है। भूटान में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत किलों में से एक ट्रोंगसा जोंग है, जो भूटान के केंद्र में स्थित है और देश के सबसे महत्वपूर्ण जोंग में से एक माना जाता है। इसे 16वीं शताब्दी में एक पहाड़ी पर बनाया गया था, जो ट्रोंगसा घाटी को एक रणनीतिक स्थिति में देखती थी, जो पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और संचार मार्गों को नियंत्रित करने की अनुमति देती थी। यहीं से 19वीं सदी में वांगचुक राजवंश ने देश को एकजुट करने की शुरुआत की थी। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, क्योंकि यहाँ साल भर कई त्योहार और कार्यक्रम मनाए जाते हैं। सबसे उल्लेखनीय में से एक ट्रोंगसा त्सेचु है, जो डजोंग की बौद्ध विरासत और इतिहास का जश्न मनाता है। अपनी गहरी घाटियों के कारण भूटान में कई झूलते पुल हैं। इनमें से सबसे लंबा पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 518 फीट है, जो हमेशा रंगीन प्रार्थना झंडों से सजा रहता है। उच्चतम में से एक टैचोग सस्पेंशन है पुल, जो पारो छू नदी पर 8,595 फीट की ऊंचाई पर है,
प्रसिद्ध पुनाखा सस्पेंशन पुल बौद्ध संत ड्रुकथोप थांगटोंग ग्याल्पो द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। भूटान में 20 से अधिक पहाड़ 22,965 फीट से अधिक ऊंचे हैं। 24,836 फीट के साथ कांगकर पुंजम सबसे ऊंचा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। 1994 से भूटानी सरकार ने 19,685 फीट से ऊपर के सभी पर्वतारोहण अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया है और 2003 से पर्वतारोहण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका कारण इसकी चोटियों की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करना और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना था। भूटानी संस्कृति में पहाड़ों को देवताओं और सुरक्षात्मक आत्माओं का निवास माना जाता है। हालांकि पर्वतारोहण पर प्रतिबंध है, ट्रैकिंग की अनुमति है, जिसमें ऊंचाई वाले स्थान भी शामिल हैं जहां आप कुछ सबसे ऊंचे पर्वत देख सकते हैं। उदाहरण के लिए झुमोलहारी ट्रेक पर आप 24,035 फीट ऊंचा माउंट झुमोलहारी देख सकते हैं। डोचुला ध्यान गुफाएं पत्थर और पृथ्वी के छोटे छोटे टीले हैं जो वनस्पति से ढके हुए हैं, जो तीर्थस्थलों का निर्माण करते हैं। भूटान की पुरानी राजधानी पुनाखा और वर्तमान राजधानी थिम्पू के बीच सड़क पर उनमें से कई हैं। मेबार चो या बर्निंग लेक महान सांस्कृतिक महत्व का एक पवित्र स्थान है जो बुमथांग शहर के पास तांग घाटी में स्थित है। किंवदंती के अनुसार 15वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध संत पेमा लिंगपा को एक स्वप्न आया था जिसमें उन्हें झील के भीतर छिपे आध्यात्मिक खजाने का स्थान दिखाया गया था। इस खजाने को 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रिनपोछे ने छिपा दिया था और पेमा लिंगपा ने इसे वापस पाने का फैसला किया। अपनी दृष्टि की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए वह हाथ में जलता हुआ मक्खन का दीपक लेकर झील में गिर गया, एक मूर्ति और एक पवित्र स्क्रॉल के साथ बाहर आया और उसका दीपक अभी भी जल रहा था। तब से मेबर चो को एक पवित्र स्थान माना जाता है और माना जाता है कि इसके पानी में उपचार और सुरक्षात्मक शक्तियां हैं। केचु लखांग भूटान के सबसे पुराने और सबसे पवित्र बौद्ध मंदिरों में से एक है। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में तिब्बती राजा सुंगतसेन गंपो द्वारा एक ही दिन में किया गया था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में बाधा डालने वाले एक राक्षस को वश में करने के लिए हिमालय क्षेत्र में 108 मंदिरों के निर्माण का आदेश दिया था। एक अन्य मंदिर कथित तौर पर उसी राजा द्वारा निर्मित जंबे लखांग है, इस बार राक्षस के बाएं घुटने को स्थिर करने के लिए। इस मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में जंबे लखांग द्रुप महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आधी रात को मंदिर के अंदर टेरखम या नग्न नृत्य किया जाता है जिसे पर्यटक नहीं देख सकते। खमसुम युली नामग्याल चोटेन मंदिर का निर्माण 1999 में रानी मां आशी छेरिंग यांगडन वांगचुक द्वारा भूटान और दुनिया भर में शांति, स्थिरता और सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। भूटान की अर्थव्यवस्था छोटी है और काफी हद तक कृषि, वानिकी और जल विद्युत पर निर्भर है। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्वाह खेती, फसलें उगाने और जानवरों को पालने में लगी हुई है। कृषि मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का, आलू और मिर्च जैसी फसलों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त दूध, मांस और ऊन के उत्पादन के लिए याक, गाय और भेड़ सहित पशुधन खेती आम है। भूटान की नदियों और पर्वतीय स्थिति के कारण जल विद्युत एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है। उत्पादित अधिकांश ऊर्जा पड़ोसी भारत को निर्यात की जाती है। हाल के वर्षों में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित विनिर्माण और सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने की भी मांग की है। भूटान की राष्ट्रीय लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे बड़ी प्रकाशित पुस्तक है जिसे भूटान ए विजुअल ओडिसी अक्रॉस द लास्ट हिमालयन किंगडम कहा जाता है, जिसका वजन 132 पाउंड से अधिक है और माप लगभग 60x84 इंच है। इसके अलावा इस पुस्तकालय में बौद्ध साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह है। इसका मिशन भूटान की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को संरक्षित करना और वैश्विक सूचना संसाधनों तक पहुंच के साथ एक शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना है। यदि आप अपनी आध्यात्मिकता विकसित करना चाहते हैं तो दुनिया में सबसे अनोखे अनुभवों में से एक भूटान में एकांतवास है। ये आमतौर पर शांत, दूरदराज के स्थानों में होते हैं जो आकर्षक हिमालयी परिदृश्यों से घिरे होते हैं, आत्मनिरीक्षण, प्रतिबिंब और ध्यान के लिए आदर्श वातावरण होते हैं। इन अनुभवों में निर्देशित ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं, व्यक्ति प्रकृति से जुड़ सकता है या मौन और चिंतन का अभ्यास कर सकता है। 56 भारत, बांग्लादेश और मालदीव को छोड़कर लगभग सभी विदेशी नागरिकों को भूटान में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। अतीत में स्वसंगठित यात्रा की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2022 से यह संभव हो गया है। हालांकि $200 के दैनिक टिकाऊ विकास शुल्क और भोजन, आवास और अन्य के लिए अतिरिक्त लागत के साथ देश का दौरा करने की लागत बढ़ गई है। 57 यदि आप एक यात्री के रूप में भूटान जा रहे हैं
तो कई चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रीय उद्यानों या धार्मिक स्थानों सहित तेज संगीत न बजाएं। बिना अनुमति लिए लोगों की तस्वीरें या वीडियो लेना अशिष्टता है। यदि आप मठों के अंदर तस्वीरें लेना चाहते हैं तो पहले अनुमति मांगे। भूटान में तंबाकू बेचना और उत्पादन करना प्रतिबंधित है, लेकिन निर्दिष्ट स्थानों पर निजी तौर पर इसका सेवन करने की अनुमति है। यदि आप सिगरेट ले जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि उस समय इसकी अनुमति है और आपको उन्हें केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही पीना चाहिए। जोम्स जैसे धार्मिक स्थानों में आपको लंबी आस्तीन वाले कपड़े और लंबी पैंट पहनने की आवश्यकता होगी। प्लास्टिक उपयोग वाली वस्तुओं के उपयोग से बचें, क्योंकि भूटानी लोग पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत हैं। वास्तव में 1999 से प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंत में, चूंकि देश का अधिकांश भाग ऊंचाई पर है, आप ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि जाने और दवा लाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करके तैयार रहें। यह बात बहुत प्रसिद्ध नहीं है कि आप भारत से भूटान में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए यदि आप भारतीय हैं तो आप इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। तिब्बत से प्रवेश संभव नहीं है। मुद्रा के संबंध में, आप स्थानीय मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं, जिसे नगुल्ट्रम यानु कहा जाता है, लेकिन आप स्मृति चिन्ह खरीदने या टिपिंग के लिए अमेरिकी डॉलर भी ला सकते हैं। शाही परिवार की आलोचना न करें और संवेदनशील राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने से बचें। भूटान एक ऐसी जगह जो दिल और आत्मा को लुभा लेती है, जहां इसके परिदृश्यों की सुंदरता एक शांत जीवन शैली के साथ मिलती है। हिमालय में एक छिपा हुआ आध्यात्मिक स्वर्ग।